हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट 5 टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो और एग्जाम में उनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना हो। तो ऐसे ही आज हमने 24 जून को 5 टॉपिक कवर किए हैं, जिनको आज हम आगे कवर करेंगे। इनमें अगर उन 5 टॉपिक की बात करें, पहले शॉर्ट में देख लेते हैं ब्रीफ की वो कौन से 5 टॉपिक होंगे। तो सबसे पहला है कि ईरान की संसद ने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के साथ जो अपना सहयोग है उसको सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। IAEA पर ही कल हमने एक पूरा लेक्चर बनाया था कि इसकी शक्तियां क्या है, इसकी कार्यप्रणालियां क्या हैं, इनकी शक्तियों और कार्य प्रणालियों के साथ कौन कौन सी समस्याएं देखी गई हैं और इन पर जो है किस तरीके से वेस्टर्न या अमेरिका और इजराइल का ज़्यादा प्रभाव देखा गया है और किस प्रकार इसके कार्यप्रणाली में तटस्थता, निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता की कमी देखी गई है। उन सारी चीज़ों को आगे हम देखेंगे और आप वीडियो में भी रिफर कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड है और डिटेल में है। फिर उसके बाद आता है सेकंड कि ईरान ने हार्मुज जलद मरुमद यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने के लिए कहा है, जो कि अभी जैसे कि ये न्यूज़ जो है सुबह में आई है, सुबह तक की ही प्रिंट होती है, तो 24 जून के पेपर में ये आया है। लेकिन अभी जो रिसेंट अभी हालिया स्थिति है जिसमें कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है, जिसकी अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ने पुष्टि भी की है। तो ऐसे हालत में यह है कि अभी ये माना जा रहा है कि अब ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को आगे बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है कि हार्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहाँ है, इसका क्या प्रभाव है, इसका वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संबंधी जो प्रभाव है वो क्या है, इसका जो रणनीतिक स्थान है वो किस तरह से अहम है, वो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है। और इसके जो है आसपास के देश कौन से हैं, किस प्रकार ईरान का प्रभाव है। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है ओकिनावा की लड़ाई या बैटल ऑफ ओकिनावा, जो कि जापान में एक स्थान है जिस बैटल की वजह से जो है कहीं ना कहीं जापान के हारने में, सेकेंड वर्ल्ड वार जो जापान हारा उसमें एक अहम कड़ी साबित हुई, जिसकी वजह से जापान इस जंग के बाद ही बैकफुट पर धीरे धीरे आ गया, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद एकदम ही धराशायी हो गया। तो ये बैटल ऑफ ओकिनावा जो है जापान के लिए एक सेटबैक था और मित्र देशों जिसमें USA, ब्रिटेन ये लोग शामिल थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा एशिया में जलवायु की स्थिति, जो कि जलवायु ये जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी वैश्विक मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा निकाला जाता है, जिसमें जो हम देखेंगे कि अभी जो हालिया जो जलवायु परिवर्तन है वो किस प्रकार रहा। इसमें जो है जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसकी वजह से हीट वेव हो, बाढ़, साइक्लोन या फिर ग्लेशियर का पिघलना, ये किस प्रकार बढ़ा है और इन खास तौर से एशिया में जलवायु की स्थिति क्या है और एशियाई देशों पर किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ा है। इससे रिलेटेड इसमें कुछ डेटा भी देंगे जो इस बार WMO ने निर्गत किया है। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा होगा कि भारत जो है 2026 में पहली बार घरेलू आय सर्वेक्षण यानी हाउस होल्ड इनकम सर्वे करने वाला है। तो हाउस होल्ड इनकम सर्वे जो है पहले के NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या NSO नेशनल सैंपल सर्वे से डिफरेंट होगा, क्योंकि नेशनल सैंपल सर्वे एक आप शब्द से ही समझ रहे होंगे कि उसमें क्या होता है कि एक सैंपल ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है एक डेटा निकालते हैं कि अभी ये स्थिति है। लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, हाउस होल्ड इनकम सर्वे में जो है पूरा संपूर्ण जनता की जो इनकम है उसको एनालाइज किया जाएगा। इसमें सिर्फ सैंपल से ही नहीं सैंपल को ही नहीं कवर किया जाएगा, पूरे देश स्तर पर यानी कि पूरे देश के सभी लोगों की इसमें जो है इनकम आय की गणना की जाएगी और फिर उसके बाद जो है रिजल्ट पर पहुंचा जाएगा, जिससे जो सरकारी नीतियां या स्कीम होंगी वो जो है अधिक प्रभावपूर्ण होंगी, इफेक्टिव होंगी और उनको प्रिसाइज होंगी कि मतलब जहां जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस जिले में जिस चीज की आवश्यकता होगी उसके अनुसार ही स्कीम बनाई जाएगी, जिससे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है बॉटम अप अप्रोच का काम करेगी, न कि टॉप डाउन। पहले क्या था कि एक सैंपल बना लिया तो उसकी वजह से क्या होता था कि उसी के अकॉर्डिंग स्कीम बनाए, लेकिन जो दिल्ली में बैठ के स्कीम बनी वो जरूरी नहीं है कि यूपी के लिए और तमिलनाडु दोनों के लिए सेम हो।
लेकिन अब जो जब अगर हमें सैंपल जो ये होगा पूरे विश्व स्तर का पूरे देश के स्तर का डेटा जब हमारे पास होगा तो हमारी स्कीम जो है ज़्यादा प्रभावशाली होंगी, क्योंकि उन्हें क्षेत्रीय स्तर के अनुसार समाहित किया जाएगा। अब हम डिटेल में देख लेते हैं इन पांचों टॉपिक को। तो जो ईरान की संसद ने आईएईए के साथ जो सहयोग को निलंबित या सस्पेंड करने को कहा है, तो इससे क्या होगा कि निलंबित करने के लिए संसद को एक कानून पारित करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आगे जो आईएईए जो अपने कैमरों के जरिए निगरानी करता है, जो कि रियल टाइम होती है, रियल टाइम निगरानी होती है, ये समाप्त हो जाएगी। फिर जो साइट पर निरीक्षण या एक टीम द्वारा समय समय पर दौरा किया जाता है और फिर रिपोर्ट की जाती है, वो सुविधा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनको जो इंस्पेक्शन करने से रोक दिया जाएगा। फिर जो देश स्वयं जो परमाणु कार्यक्रम चल रहे होते हैं या परमाणु सामग्री की स्थिति होती है, उसके बारे में समय समय पर जो है आईएईए को जो रिपोर्ट करते हैं, वो भी प्रावधान समाप्त हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें, इस प्रस्ताव को अगर जो है सस्पेंड किया जा रहा है मेंबरशिप, तो उससे ये प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। फिर अब क्या है कि ये उपाय जो इसका आशय यही था कि ईरान को ऐसा लगता है कि जो आईएईए है वो जो पश्चिमी देशों को, खास तौर से अमेरिका और इजराइल के प्रभाव में कार्य कर रहा है, और इसकी कार्यप्रणाली जो है तटस्थ नहीं है, और इसकी क्रियाविधि में जो है कहीं ना कहीं निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता की कमी देखी गई है। और इससे जो है अभी हालिया जो डेवलपमेंट हुए उसमें भी आईएईए की जो सत्यनिष्ठा है, संस्थान की सत्यनिष्ठा है, वो प्रभावित हुई है। ठीक है। अब ईरान का दृष्टिकोण इसमें क्या था कि ईरान के नेताओं ने वही सेम चीज जो अभी बताया कि पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक प्रभाव का आरोप लगाया है। इसके ईरान के जो परमाणु बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए कथित खतरे के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है। इसमें दोनों चीजें होंगी, जब जो है इंस्पेक्शन इनका कम हो जाएगा या उससे मेंबरशिप ही सस्पेंड हो जाएगी। एक ही बात याद रखिएगा कि ये जो है, जो अभी चीजें चल रही थी, इंस्पेक्शन चल रहा था, वो एनपीटी के ही अंतर्गत होता है या परमाणु अप्रसार संधि, क्योंकि ईरान भी इसका पक्षकार है। ठीक है। इस वजह से ऐसा कर रहा था वहां पे। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जब सस्पेंड हो जा रहा है तो दो चीजें होंगी। एक तो ईरान पे अगर मॉनिटरिंग कम होगी तो ईरान पर खतरा भी बढ़ेगा अन्य देशों का। ठीक है। में भी हो सकता है कि ईरान इससे मेंबरशिप हटाने से अपना परमाणु बम डेवलपमेंट के आगे कदम बढ़ाए, लेकिन अगर कदम बढ़ाता है तो ऐसे में अन्य देशों का जो आक्रमण होगा वो भी जस्टिफाइड होगा। ठीक है। तो ये इसके दोनों है, फायदे और नुकसान दोनों है, क्योंकि इससे क्या है कि एक तो ये अटैक का या आक्रमण का खतरा बना ही रहेगा, दूसरा क्या है कि ईरान अगर इससे बाहर निकलता है तो वो लीगली जो है कोई उसका औचित्य नहीं रह जाएगा या वैधानिक औचित्य नहीं रह पाएगा वैश्विक स्तर पर। और दूसरा क्या है कि इससे वो जो अभी सैंक्शन झेल ही रहा है, अभी वहां आर्थिक स्थिति कमजोर बनी हुई है, उसके आगे और ज्यादा कमजोर बने रहने की आशंका बढ़ जाएगी, कि जिससे जो है वहां पर और उसका प्रभाव निगेटिव देखा जा सकता है। ठीक है। अब अभी जो है इसके लिए प्रस्ताव के लिए सस्पेंड करने के लिए किया, लेकिन अगर आगे ये पारित हो जाता है तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। उससे जो है जो बात कही है कि आगे जो है ईरान में जो भी न्यूक्लियर कार्यक्रम है, इससे जब इंस्पेक्शन ही खत्म हो जाएगा, मॉनिटरिंग ही खत्म हो जाएगी, तो वहां पे जो भी चीजें चले क्रियाविधि, उसमें जो पारदर्शिता में बाय डिफॉल्ट कमी आ जाएगी। अब आईएईए की बात करें तो जैसा कि हमारे पिछले लेक्चर में तो डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन इसमें 2 मिनट में कवर कर लेते हैं कि आईएईए जो जैसा बताया था 1957 में बनी है। एक ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। ठीक है। कुछ पॉइंट है जो कि प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, उसी तरह जब जैसे WMO है या FAO है, ये सारी हैं, तो उसी तरह ये भी एक एजेंसी है। इसका काम क्या है बताया था, शांतिपूर्ण उपयोग, परमाणु प्रसार को रोकना, और फिर इसका जो है सुरक्षा और संरक्षा यानी सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाना। और शांतिपूर्ण उपयोग में क्या है कि कृषि क्षेत्र में, हेल्थ क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में, या स्वच्छ ऊर्जा या पर्यावरण संबंधी प्रावधानों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो स्वच्छ ऊर्जा सृजित होती है, स्वच्छ ऊर्जा होती है, तो जो है कोयले पर निर्भरता या फॉसिल फ्यूल पर या जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता किसी देश की कम होगी। तो जब अगर उस पर निर्भरता कम होगी तो वहां स्वच्छ ऊर्जा का जो है ज्यादा प्रभाव होगा, तो वहां पे जो है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेशन होगा। ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि सुरक्षा और सत्यापन
ठीक है। ये सिंपली जो भी साइट्स हैं या परमाणु संस्थान जो है किसी देश के, उनका जो समय समय पर सत्यापन करता है, उसका इंस्पेक्शन करता है। फिर दूसरे फ्रंट पर ये जो है देशों को अन्य क्षेत्रों में जो लाभकारी क्षेत्र हैं उनके लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है, जिससे जो है वहां पर जो विकास के अवसर खुले। फिर दूसरा क्या है, ये वैश्विक स्तर पर देशों के बीच में एक स्टैंडर्ड और सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए रखता है। और जो कभी संकट की स्थिति होती है, जैसे चेरनोबिल या फुकुशिमा में देखा गया है, तो ऐसी स्थिति में ये जो है अपनी टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम से या जो जो इमीडिएट रिस्पांस टीम है उनकी मदद से वहां पर संकट के समय में निगरानी करता है। ठीक है। अब इसकी संरचना की बात करें तो जैसा बताया था कि इसका जनरल कॉन्फ्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, जिसमें सभी देश के सदस्य होते हैं, हर साल मिलते हैं और वो मेनली डिसीजन लेते हैं, मेजर डिसीजन। दूसरा क्या, गवर्नेंस बोर्ड होता है। गवर्नेंस बोर्ड में जो मेंबर भी बता दिया था आपको कि 22 मेंबर जो है हर साल सेलेक्ट होते हैं। अभी बाकी 12 मेंबर जो है परमानेंट टाइप के होते हैं। अब वो जो है मतलब कई बार साल में मिलते हैं, जो कि अलग अलग कार्य करते हैं, खास तौर से फंक्शनल रोल के लिए होते हैं। फिर उसके बाद सचिवालय होता है, जिसमें जो डीजी होता है वो इसका हेड होता है, जो डेली रूटीन के कामों को देखता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है ईरान से रिलेटेड जो है हार्मुज जलमरुमदी या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर है। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है कहां पर है। ठीक है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहां पर है। ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की अगर हम स्थिति देखें तो स्थिति में देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यहाँ पे क्या है, ये जो है बहुत कम क्षेत्र हो जाता है, ये लगभग 33 किलोमीटर का ही रेंज रह जाता है। ठीक है। तो ये एक तरह से चोक पॉइंट हो जाता है। और यहाँ से क्या है कि अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर 20% जो है पेट्रोलियम का यहीं से आवागमन होता है, पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल का यहीं से होता है, या ऊर्जा संबंधी जो सामग्री है उसका होता है। ठीक है। फिर ये जो है कई देशों के लिए लाइफ लाइन का काम करता है, क्योंकि ये जो है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है ये पर्शियन गल्फ है और ये गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को मिलाने का काम करता है। यानी पर्शियन गल्फ जो पारस की खाड़ी और अरबियन सी या अरब सागर को भी कहीं ना कहीं मिलाता है, जिसका ही पार्ट गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है। अब इसके आसपास के देश कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है कि जैसे ईरान अपने आप में पहले ही है। ठीक है। फिर ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत। ठीक है। अब ये इधर जो है इराक लगा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है यहां पर ये हमें देखना है कि पर्शियन गल्फ में कौन कौन से देश लग रहे हैं। ठीक है। पर्शियन गल्फ का देखना है। फिर जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में कौन कौन से देश शामिल है, ये यूएई है सीधे सीधे, ये ईरान है, ये ओमान है। ठीक है। ओमान मस्कत जिसकी कैपिटल है। ठीक है। तो ये तीन ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में कौन कौन से देश हैं, अब पर्शियन गल्फ के किनारे कौन कौन से देश हैं। इस तरीके के सवाल भी आपसे आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो इंडिया क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, तो इस क्षेत्र से लगभग जो है इंडिया की 50% जो तेल की आवश्यकता है, ठीक है, तेल आवश्यकता जो है 50% तक यहीं से पूरी होती है। अभी यही एक रास्ता है यहां से आने का। दूसरा क्या है कि अगर इस क्षेत्र में कोई भी इस तरीके की अस्थिरता जैसी घटनाएं होती है तो इंडिया को एक बड़ा जो चंक जो है, क्योंकि इंडिया में अगर आप ओमान की बात कर ले तो यहाँ पे जो है लगभग ये इस क्षेत्र में ही है जो ईरान, यूएई, इन 2-3 देशों में तकरीबन जो 8 मिलियन के आसपास यानी 80 लाख जो है इंडियन रहते हैं, जो कि ज्यादातर इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ से क्या है, रेमिटांस यानी जो जो लोग वहां पर कमाते हैं, जो भेजते हैं अपने देश में अपने रिश्तेदारों को या किसी अन्य काम के लिए अपने देश में, जिसको रेमिटांस या प्रेषण कहते हैं। ठीक है। तो वो जो इंडिया को फायदा हो रहा है वो भी डिस्टर्ब होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो ऊर्जा संबंधी और फिर कल्चरल रिलेशन बाद में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ से एनर्जी का है और इस क्षेत्र में शांति स्थिरता बने रहने से इंडिया को रेमिटांसेस, और फिर आगे इसमें जो IMEC भी जोड़ सकते हैं आप अगर जोड़ना चाहें।
जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन रहा है उसमें भी इसी रूट को फॉलो किया जाएगा। तो इस रूट में अगर डिस्टरबेंस होता है तो भी डिफरेंट मतलब इंडिया के लिए भी इसका प्रभाव होगा। फिर उसके बाद यहीं से जो है इसी से सटा हुआ केबल लाइन भी बिछ रही है, जो ऑप्टिकल हाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए, जो उच्च संचार क्षमता बढ़ाने के लिए जो केबल हो रही है वो भी यहीं से उठ रही है। तो ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने देखा कि स्टेट ऑफ हार्मुज का इंपॉर्टेंस किस प्रकार इंडिया के लिए, कि इससे जो है ये कहा जा रहा है कि जो तेल की कीमतें जो है जो $84-85 पहुंच रही थी अभी और कम, जबकि कुछ समय पहले तक ये जो है 78-79 तक पहुंच गई थी, उनके जो है 110 से 112 रुपए तक पहुंच जाने की आशंका बताई गई है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ जो पेट्रोल अभी 100 रुपए लीटर मिल रहा है वो बढ़ के जो है 130 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो उससे कहीं ना कहीं जब अगर पेट्रोल का दाम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, फिर एनर्जी के सारे सेक्टर महंगे होंगे, तो उससे खाद्य पदार्थों कि क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है तो उनका भी मूल्य बढ़ जाएगा। वस्तुएं जो हैं, क्योंकि सारी चीजें ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो वही इनपुट कास्ट सब में जुड़ी, तो इससे क्या है देश में महंगाई की स्थिति भी आ सकती है जिसका एक नकारात्मक प्रभाव आगे पड़ सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अपने। इसको आप लोगों ने समझ लिया कि इसमें क्या, अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें अगर बंद करता है तो क्या क्या चीजें हैं। ये तो हमने डिटेल में यहां बता दिया था, अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि ईरान और ओमान के बीच में स्थित है, जैसे कि बता दिया है ये ईरान रहा, ये ओमान। ठीक है, अब ओमान के बीच में अब यहां से 20 से 30% जो है तेल शिपमेंट होता है, फिर एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस भी यहां से होती है। ठीक है, अब बंद हो जाने से वैश्विक इसका प्रभाव होगा। भारत पर किस तरीके से प्रभाव होगा, भारत जो 50% अपना कच्चा तेल यहीं से जो आयात करता है, अब फिर 60% प्राकृतिक गैस जो है यहीं से होता है। ठीक है, ये दोनों डेटा याद रखिएगा। इससे कीमत जो है बढ़ने की, इसके बंद होने से जो 110 से $130 प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जिससे इंडिया में भी इसका असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अब स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिटेल में बताया कि इसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट है या रणनीतिक स्थल है। अब फिर इससे जो है वैश्विक स्तर पर जब जुड़ा हुआ है, वैश्विक स्तर की तेल की जरूरतों को ये क्षेत्र पूरा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर इसका प्रभाव महसूस किया जाएगा। अगर इसका जो मतलब डायमेंशन की बात करें तो ये लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, यहाँ पर रह जाता है, जिसे या 21 नॉटिकल माइल्स कह सकते हैं ये जो दूरी है। ठीक है, ये जो दूरी है ओमान ईरान के बीच में जो स्टेट ऑफ हार्मुज का सबसे चोक पॉइंट है, उसकी दूरी जो है लगभग 33 किलोमीटर रह जाती है। और शिपिंग लेन जो है प्रत्येक दिशा में 3 किलोमीटर चौड़ी है और 2 किलोमीटर का बफर जोन इसमें बनाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें तेल का पारगमन, अगर डेटा के बारे में बात करें तो 17 से 18 मिलियन प्रति बैरल जो है हर दिन जो है गुजरता है यहाँ से। तो 17 से 18 मिलियन बैरल जो है हर दिन गुजरता है और 20 से 30% जो है ये वैश्विक तेल में योगदान करता है। फिर एलएनजी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मार्ग के रूप में है। अब भू राजनीतिक इसके महत्व की बात करें तो ये ईरान और फिर उधर संयुक्त राष्ट्र अमीरात, यूएई और ओमान, ये 3 देश डायरेक्ट आते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखेंगे तो इससे रिलेटेड सारे इस क्षेत्र के सारे देश आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुवैत, इराक, सऊदी, इन सब के लिए कतर, इन सब के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ हार्मुज ही है ट्रेड करने के लिए, एक इंपॉर्टेंट जगह। ठीक है, तो अगर ऐसे में ईरान बंद करता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट और तेल की कीमतें दोनों में उछाल आने की संभावना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, बैटल ऑफ ओकिनावा। ठीक है, अब ये ओकिनावा जैसे बताया था कि 23 जून 2025 को बैटल ऑफ ओकिनावा की जो है 80वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो इसलिए इसको याद किया जाता है, जो कि अप्रैल से शुरू हुआ था लेकिन ये जून में अंत हुआ था। ठीक है, ओकिनावा की लड़ाई जो 1 अप्रैल 1945 को शुरू हुई थी और 22 जून 1945 को समाप्त हुई थी। ठीक है, ओकिनावा की, अब इसको जानने के लिए एक बार इंपॉर्टेंस का फिर से पहले हम मैप देख लेते हैं कि अगर आप बैटल ऑफ ओकिनावा की बात कर रहे हैं तो आपको मैप भी समझना जरूरी कहीं ना कहीं हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर इसमें देख लेते हैं कि बैटल ऑफ ओकिनावा क्यों, इसका क्यों इंपॉर्टेंस था और किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो ओकिनावा है वो जापान में यहां पर है। ठीक है, ये चीज समझ गए। ये जो है जापान है। ठीक है, ये जो है रियूकू करके है आइलैंड, वहां पर है। ठीक है,
अब क्या है कि जापान की स्थिति देखिए, तो जापान जो है यूएसए या फ्रांस या ब्रिटेन इन सब से बहुत दूरी पर था, ठीक है। अब फिर ये इधर ही इस साइड अगर आप देखेंगे इसके जापान के, तो यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला है, यहाँ पर चाइना ये आ जा रहा है। अब फिर इसके बाद जो इंडो चाइना एरिया आ जा रहा है, जिसमें कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, और फिर उसके आगे फिर इंडिया आ जा रहा है, तो बर्मा, फिर उसके बाद इंडिया आ जा रहा है। तो जापान ने क्या है, सबसे पहले इधर ही इस क्षेत्र में बढ़त ली थी। इधर अगर आप देखें तो सिर्फ पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, बाकी जो है इधर के क्षेत्रों पर पूरा कब्जा कर लिया था। इवन आप देखें कि बर्मा तक आ गया था, और नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ क्षेत्रों तक इनके अटैक करने के मतलब प्रमाण पाए गए हैं, और आगे बढ़ने की भी संभावना देखी गई थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडिया में भी महसूस किया गया था इसका प्रभाव। तो जापान को रोकने के लिए क्या था कि अब इतनी दूरी से रसद या फिर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उस टाइम में इतना हाई फ्रिक्वेंसी तो थी नहीं प्लेन की, कि जैसे अभी B2 बॉम्बर की बात की गई है कि ये इतने 36,000 किलोमीटर, तो इतने किलोमीटर जो है लगातार वन वे में जा सकता। तो तब तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं इतनी दूरी। तो आप समझ सकते हैं कि यूएसए से जापान की दूरी बहुत ज्यादा थी। तो यूएसए को क्या था कि जापान के करीब में, पास में एक जो है बेस की जरूरत थी, जहां से वो आगे के अपने अटैक को अंजाम दे पाए। और जापान का ये मकसद था कि जापान के आसपास के क्षेत्र हैं उन पर किसी भी मित्र देश के या अलाइड फोर्स की कोई भी जो है, जो जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन आते थे, ऐसे देशों का कोई भी इसके आसपास के देशों में कब्जा ना होने पाए, ठीक है। तो जापान जो है इस पूरे अपने क्षेत्र को किसी भी अन्य प्रभाव से, अन्य देशों के प्रभाव से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि इस पर जो ओकिनावा जो आइलैंड था, ये सबसे दक्षिण में देख रहे हैं आप स्थिति, तो इस पर जो है रात में एक अटैक किया गया, जो 1 अप्रैल को अटैक किया गया था। इसमें क्या था कि तकरीबन 2 लाख लोग मारे गए थे, ये डेटा है, जिसमें इससे भी ज्यादा था एक्चुअल में, ये इससे भी ज्यादा लोग की मौत हुई थी। और इसमें एक बड़ी चीज थी कि इसमें दोनों तरफ से हताहत की संख्या बहुत ज्यादा थी, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से, क्योंकि जो मित्र सेना थी उसने, हाँ फाइनली उसने उस पर कब्जा कर लिया था, जीत लिया था, लेकिन उनको भी इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा था, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जो मरे थे वो वहां के नेटिव लोग मरे थे, जो कि लगभग 1.5 लाख थे। फिर उसके बाद जापानी सेना के जो 70 से 80 हजार मरे थे, और फिर ये मित्र देशों के लोग भी जो है लगभग 30 से 40 हजार तक वहां पे मरे थे, ठीक है। तो अब ये इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ गया कि यूएसए या मित्र देशों को एक जो है बेस की जरूरत थी, ठीक है, अपने जो है आगे की क्रियाविधि या आगे के आक्रमण के अंजाम देने के लिए, ठीक है। तो अमेरिका के लिए ये इसने जो है बेस का काम किया, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था, और यहीं पर कब्जा करने के बाद जो है इंडिया जो है, ये अमेरिका जो है या मित्र देश की सेनाएं पूरे जो है कोरिया को कवर कर सकती थी आसानी से, चाइना को कवर कर सकती थी, और अन्य देशों को आसपास के कवर कर सकती थी, ठीक है, या फिर अपने आक्रमण से बचाए रख सकती थी। जापान को कमजोर करने में भी ये एक अहम कड़ी साबित हुआ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें ओकिनावा के नागरिक मारे गए थे, और फिर लगभग 12,000 तो सिर्फ अमेरिकी मारे गए थे, बाकी अन्य भी मारे गए थे, ठीक है। इसमें इसने जो इस बैटल का इंपॉर्टेंस इसलिए भी याद किया जाता है कि यहाँ की लगभग 25% आबादी को ही इस बैटल ने समाप्त कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है लगातार 27 सालों तक अमेरिका का कब्जा बना रहा है, जो कि एक सैन्य उपस्थिति की वजह से बना रहा। अब इसकी अगर परंपरा या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इस क्षेत्र को लेकर जापान जो है एक शांतिवादी जापान में ये क्षेत्र शांतिवादी दृष्टिकोण का एक केंद्र बना हुआ है। जैसे हमने बताया था कि जो नागासाकी या हिरोशिमा से जो लोग बचे हैं, उन लोगों ने भी शांति के लिए मिशन बनाया है, जिनको जो है लास्ट ईयर नोबेल प्राइज इसी कार्य के लिए मिला था। फिर उसके बाद ओकिनावा में जो शांति की आधारशिला या कॉर्नर स्टोर ऑफ पीस बनाया गया है, वो एक मोन्यूमेंट या स्मारक है, जहां पर जो जिन लोगों की मृत्यु हुई थी इस युद्ध में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, और वहां की जो एक्चुअल जो उसका प्रभाव था उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिससे जो है लोग युद्ध से आने वाले समय में बचें, उसके प्रभाव के लिए एक स्मारक के रूप में ये जगह कार्य करती है, ठीक है।
बाकी जो है कुछ लड़ाइयाँ जो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुई थी उनको देख लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट में। जैसे स्टालिनग्राड की लड़ाई, जिसे बैटल बैटल ऑफ स्टालिनग्राड बोलते हैं। जिन लोगों ने एनिमी एट द गेट हॉलीवुड मूवीज देखी होगी वो भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस लड़ाई में, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन दिखाया गया था कि किस प्रकार जो है नाजी सेना पर जो है स्टार्टिंग में जो नाजी सेना ने आक्रमण किया था, किस प्रकार जो है धीरे धीरे सोवियत सेना उन पर जो है हमलावर हुई थी। ठीक है, इसमें जो है ये जो ईस्टर्न फ्रंट था या रशिया की तरफ था, वो नाजी सेना के लिए एक जो है निर्णायक हार के रूप में यहाँ पर साबित हुआ था, और यूएसएसआर जो रशिया था यहाँ पर जो है जीत हासिल की। इसके बाद ही वो जो है आगे अपना बढ़ा, या फिर मतलब उसकी जीत सुनिश्चित होना शुरू हो गई थी इसी लड़ाई के बाद। फिर उसके बाद आती अल अलामीन की लड़ाई है, बैटल ऑफ अल अलामीन, जो 1942 में हुई थी। ये इजिप्ट में हुई थी, मिस्र क्षेत्र में। इसमें क्या था, ब्रिटिश सेना और जर्मन सेना के बीच में हुई थी। और ये जो लड़ाई हुई थी वो सुएज कैनाल जो है, सुएज नहर है, उसके कब्जा करने के लेकर हुई थी। क्योंकि जो नाजी सेना थी उसका ये अप्रोच थी कि अगर सुएज कैनाल का रूट काट दिया जाएगा तो ब्रिटिश का जो है खासतौर से भारत से या इंडियन कॉलोनी से संपर्क कट जाएगा, और फिर इससे जो है ब्रिटेन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनके व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इनको जो है मित्र सेनाओं को हराने में आसानी होगी। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि आगे जो है सुएज नहर पर जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा ही कब्जा कर लिया गया। उसके बाद आती डी डे या नॉर्मैंडी, बैटल ऑफ नॉर्मैंडी की बात करें, ये फ्रांस में हुई थी, जिसमें मित्र सेना और नाजी सेना के बीच में हुआ था। ये जो है कहीं ना कहीं हिस्ट्री का सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। और बैटल ऑफ नॉर्मैंडी के बाद ही कहीं ना कहीं जापान मान लिया गया था कि जर्मनी जो है अब सरेंडर कर देगा। अब जर्मनी के पास इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो अपनी आगे की लड़ाइयों को जारी रख सके। फिर उसके बाद आया था बैटल ऑफ मिडवे, जो कि 1942 में हुई थी। ये जो है पैसिफिक ओशन या प्रशांत सागर में हुई थी, जो कि अमेरिका और जापान के बीच में हुई थी। तो ये याद रखिएगा कि कुछ लड़ाइयां जो है डायरेक्ट अमेरिका और जापान के बीच में हुई थी, जिससे आप इसी से समझ सकते हैं मैप से कि क्यों हुई थी, क्योंकि जापान के जो सबसे करीब है वो यूएसए ही आता है। ठीक है, अगर आप ईस्ट में देखें जापान के, तो ये भी एक निर्णायक लड़ाई थी। फिर उसके बाद बैटल ऑफ ब्रिटेन जो 1940 में हुई थी, ये जो है यूके में हुई थी। ये भी जो रॉयल एयरफोर्स यूके की थी और जर्मन नाजी सेनाओं के बीच में हुई थी। ये भी उसी समय लड़ाई हुई थी। ठीक है, इसमें ब्रिटेन की जो जीत हुई थी। फिर उसके बैटल ऑफ बल्जे की बात करते हैं, ये भी 1944-45 में थी। ये एक इंपॉर्टेंट लड़ाई मानी जाती है, जो इसका स्थान जो है बेल्जियम था, और जो वेस्टर्न फ्रंट था उस पे जो ये बड़े अटैक में माना जाता है। लेकिन अंत में जो है मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन अमेरिका समर्थित जो सेना थी उसकी विजय हुई, और जर्मन सेना जो है फाइनली जो है हार गई। इसके बाद ही कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। ठीक है, यूरोप में जो है इसी समय ही समाप्त हो गया था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, एशिया में जलवायु की स्थिति को लेकर। तो इसमें हम जानेंगे कि एशिया में जलवायु की स्थिति क्या है, और ये रिपोर्ट जो है किस प्रकार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो अब बात करें, अगर हम इसको, ये पर्यावरण में आएगा तो ये कौन निकालता है, WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसके बारे में आगे डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, इसने जलवायु की स्थिति 2024 को लेकर निकाला है, जिसने कहा है कि ये जो है इतिहास का अब तक का सबसे गर्म, अगर सबसे गर्म नहीं तो दूसरा जो है सबसे गर्म वर्ष है। ठीक है, फिर इसके जो मुख्य निष्कर्ष या की फाइंडिंग के बारे में बात करें तो क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है बताइए कि 2024 में जो एशिया में औसतन तापमान में जो है 1.04 जो है 2024 से अधिक था। वो भी किससे, 1991 से 2020 के बीच में जो तापमान था उसका जो औसत था, और 2024 का है उससे जो है 1.04 जो है ज्यादा था, जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग या मतलब बहुत अहम बिंदु है हमारे लिए, किसी भी रणनीतिकार के लिए। ठीक है,
क्योंकि सिर्फ 1991-2020 तक के औसत के बीच में ही इतना गैप आना जो है कहीं ना कहीं एक चैलेंज हो रहा है कि मतलब देशों को, खासतौर से एशियाई देशों को अपने जो है स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम में और तेजी लाना पड़ेगा। इसकी वजह से चरम मौसम की घटनाएं जो देखी गई, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हीट वेव, बाढ़, सूखा या फिर ज्यादा वर्षा जिसमें बादल फटने की भी बात करते हैं, या उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि अक्सर जो है आप लोगों ने उड़ीसा, बंगाल में चक्रवात को लेकर घटनाएं देखी कि अब पहले की जगह कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ी हैं। फिर उसके बाद जो है अगर हम हिमालयी रीजन को देखें तो वहां पर ग्लेशियर के पिघलने को बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि ये इस निगरानी में देखा गया कि 24 में से 23 मतलब ऑलमोस्ट सारे ही ग्लेशियर के जो मास साइज है या द्रव्यमान है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। और साथ में जो हीट वेव्स है, हीट वेव्स यानी जो गर्म हवाएं हैं वो जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है। पहले इतना ज्यादा नहीं था, पहले थी जिसे हम लू भी कहते हैं, लेकिन इतनी इस हद तक खतरनाक नहीं थी जिनका जो है अभी देखा जा रहा है। ठीक है, जिससे जो है हजारों लोग की मृत्यु हुई थी। अगर मानवीय और आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करें, ठीक है, एक तो हीट वेव्स जैसी घटनाओं के कारण जो मानवीय कार्य शक्ति होती है उसमें भी कमी आती है। कैसे कि जैसे अगर मौसम अच्छा हो तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं, लेकिन अगर मौसम की खराब स्थिति है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हमारी जो वर्क इफिशियंसी या कार्य क्षमता होती है उसमें भी कमी आती है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं लॉस है। ये जो है खासतौर से ट्रॉपिकल एरिया के जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनमें देखा गया कि उनको एक तरह से नुकसान होता है। लेकिन यूरोप में जैसे मौसम जहां पर अच्छा रहता है, जैसे ब्रिटेन को ही ले ले, तो वहां पर अपने आप बाय डिफॉल्ट इफिशियंसी जो है लोगों की ज्यादा रहती है। ठीक है, इसकी वजह से इंडिया में जो 159 जो है भारत में हीट वेव के कारण मौत हुई थी, और जो रिपोर्टिंग देखी गई 48,000 से ज्यादा जो है हीट स्ट्रोक के रिपोर्ट के मामले जो है दर्ज किए गए। फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आर्थिक क्षति और खाद्य असुरक्षा भी हुई, क्योंकि अगर जो है तापमान बढ़ रहा है अचानक से, या बाढ़ आ रही है, या इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जो चरम मौसमी है, तो ऐसे में क्या होता है कि खाद्य उत्पादन में भी कमी आती है। कि जैसे बारिश नहीं हो तो चावल के उत्पादन में कमी आ जाएगी, या फिर बारिश ज्यादा हो जाए तो बाढ़ जैसी स्थिति में आर्थिक जो डिजास्टर का काम करती है या आर्थिक आपदा के काम करती है, जिसके साथ जो मानवीय जो घरों का नुकसान या पशुधन का नुकसान होता ही है, साथ में फसल उत्पादन में भी नुकसान होता है। ठीक है, फिर समुद्र स्तर में वृद्धि इससे होगी चरम तापमान से। तो अगर समुद्र स्तर में वृद्धि होती है तो जो तटीय क्षेत्र हैं, एक तो पहले हीट वेव सॉरी जब साइक्लोन बढ़ ही जाएगा क्योंकि समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, लेकिन साथ ही साथ में जो कोस्टल एरिया वहां पे बाढ़ की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे लक्षद्वीप हमारा बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, और फिर क्योंकि भारत जो है लगभग 7500 किलोमीटर जो है भारत की 7500 किलोमीटर जो है समुद्री जो सीमा है, तो ऐसे में क्या है कि ये भी वल्नरेबल हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट, जो इससे क्षेत्रीय मुख्य विशेषता जो इस रिपोर्ट में दी गई है एशिया के, तो पश्चिमी चीन, जापान, इंडो चीन, पश्चिम एशिया में उच्च विसंगतियां पाई गई है। मतलब हर देश में जो है स्थिति जो है असमान रूप से, किसी में मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे क्षेत्रीय स्तर पर समान स्थिति ही रही है या जलवायु परिवर्तन के समान प्रभाव महसूस किए गए। हर देश में उसकी भौगोलिक स्थिति और वहां पर जो विकासात्मक कार्य या जो अन्य कार्य हैं उनके प्रभाव जो हैं अलग अलग तरीके से महसूस किए गए हैं। ठीक है, अब वहां पर वहां के लोगों पर भी अलग अलग उसका असर पड़ा है। ठीक है, जापान की बात करें तो जापान ने अभी तक का जो सबसे गर्म वर्ष देखा है, जो कि इससे पहले 2023 का था, उसको भी पार कर गया। अब वो आगे आने वाले समय में यही होगा कि जो अगला वर्ष होगा वो सबसे गर्म वर्ष होगा, अब वो जो पिछले वर्ष को ही आगे करेगा। ठीक है, अब अगर शॉर्ट में विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की बात कर ले तो विश्व मौसम संस्थान जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कभी कभी पूछ देता है कि जैसे 5 एजेंसी का नाम दे दिया, उसमें से बोल देता है कि इसमें से कौन सी जो है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है, तो उसको निकालने को कह सकता है। तो ऐसे में इन सबों को हल्का हल्का याद रखिएगा। ठीक है, इसका कार्य क्या है कि ये मौसम, जलवायु, जल विज्ञान,
फिर उसके बाद संबंधित जो उससे भी पर्यावरण, क्योंकि जो जल संबंधित है या जलवायु संबंधित है, जो इससे चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में, इनको लेकर जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या तालमेल को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसकी रियल टाइम में मॉनिटरिंग करता है, फिर उसको रिपोर्ट निकालता है, जिससे लोगों को एक तरह से सलाह भी देने का काम करता है, जिससे आगे देशों को अपनी नीतियां बनाने में या पर्यावरण संबंधी नीतियों को बनाने में सहायता मिलती है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, जो कि 1873 में जो बना था अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, उसी पर बुनियाद है इसकी, ठीक है। इसका मुख्यालय क्या है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ये पीसीएस में कभी पूछ सकता है बाय द वे, ठीक है। फिर इसके सदस्य कितने, 193 थे, क्योंकि ज्यादातर एजेंसी जो इंपॉर्टेंट है उसके 190 प्लस ही जो वो है, मतलब देश या पक्षकार है। इसका मूल संगठन कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसके कार्य प्रणाली की अगर बात करें, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। जैसे पहला है कि मौसम और जलवायु निगरानी, तो इसमें क्या है कि मौसम संबंधी या जलवायु जल विज्ञान संबंधी जो भी चीजें, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उन डेटास को ये कलेक्ट करता है, उसका एक स्टैंडर्डाइज बनाता है, फिर उसका जो है देशों के साथ साझा करता है। वो तीनों पॉइंट जो है इंटर रिलेटेड है। फिर क्या है कि ये जो है अर्ली वार्निंग या पूर्व चेतावनी भी देता है, जिससे जो है देशों को, जैसे साइक्लोन आने वाला है कहीं, तो उसकी पूर्व चेतावनी देने से वो जो है मानवीय आपदा और आर्थिक क्षति का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि वहां से लोगों को इवैक्यूएट या वहां उस क्षेत्र को खाली किया जा सकता है, या उससे पहले जो कोई मतलब अपने बचाव अभियान चलाया जा सकता है। इससे क्या है कि चक्रवात, बाढ़, सूखा या हीटवेव, कोई भी ऐसी स्थिति में क्या है कि सरकार को और लोगों को अपने आप को सक्षम करने में, जो हानि है उसके स्तर को कम करने में मदद मिल जाती है। फिर उसके बाद जो है ये नेक्स्ट पॉइंट, जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्टिंग करता है समय समय पर। जैसे हम एशिया में जलवायु स्थिति 2024 की ही बात कर रहे हैं, इसी तरह से ये हर क्षेत्रों के एक स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग करता है समय समय पर, जिससे वहां की स्थिति का एक्चुअल पता लगाया जा सके, और फिर ये वहां पर टेम्परेचर या समुद्र स्तर में वृद्धि या चरम मौसमी घटनाओं, तीनों को जो है रिपोर्ट करता है। फिर उसके बाद ये वैज्ञानिक सहयोग भी करता है, जैसे सब में, जैसे आईएईए की बात करें उसमें भी वो वैज्ञानिक सहयोग करता है। जितनी भी एजेंसीज है, या एफएओ जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सारी जो इंटरनेशनल एजेंसी है उनमें आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि वो वैज्ञानिक सहयोग को खासतौर से मानवीय मूल्यों को या मानवीय जो प्रभावों को या मानव प्रजाति के लिए जो लाभकारी है, ऐसे वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देती है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा कि जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र मौसमी विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, सारे सभी पहलुओं में जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उनमें अनुसंधान और विकास को जो है, या विकास क्षमता को किसी देश की बढ़ावा देता है, जो कि अपनी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तरह से दे सकता है या प्रौद्योगिकी सहयोग की तरह से दे सकता है, ठीक है। फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भारत, ये इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा कि 2026 में भारत पहली बार जो है हाउस होल्ड इनकम सर्वे करने जा रहा है, यानी घरेलू आय सर्वेक्षण करने जा रहा है। ये हमारे इकोनॉमी पेपर में जो है मेंस में भी क्वेश्चन इससे आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या करने वाला है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स या एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये फरवरी 2026 से स्टार्ट कर देगा अपना ये कार्य। इसका एम की, अगर इसके एम की बात करें कि या उद्देश्य की बात करें, तो ये क्या करेगा कि घरेलू आय जो भी है उसके संपूर्ण देश स्तर पर, यानी सभी लोगों की जो गणना करेगा, वहां पर जो मजदूरी या वेजेस का जो प्रभाव है उसको भी देखेगा, और फिर आर्थिक योजना बनाने में ये समर्थन करेगा आगे। क्योंकि जब हमें डेटा मिल जाएगा, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक है कि जब अगर डेटा कलेक्ट होगा तो डेटा को सिंक्रोनाइज किया जाएगा, या फिर उसको एनालाइज किया जाएगा या विश्लेषण किया जाएगा कि क्या प्रवृत्ति है, किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे के जो कार्यक्रम है उनका संचालन किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि विशेषज्ञ पैनल बनाया गया है सुरजीत एस भल्ला की अध्यक्षता में। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम हो रहा है हाउस होल्ड सर्वे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है। ये सुरजीत एस भल्ला की अध्यक्षता में किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। ये 8 सदस्यीय टीम होगी, जिसमें जो टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप है वो शामिल होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी जो मदद ली जाएगी, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनको अपनाया जाएगा, ठीक है।
तो उसके बाद अगर ऐतिहासिक अंतराल की बात करें या ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि जो एनएसएसओ के माध्यम से उपभोग, रोजगार या स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य चीज़ों पर जो एकत्रित किए जाते थे, तो उसमें क्या था कि मतलब टोटल सबको नहीं कवर करते थे। आय विशिष्ट जो गणना होती थी वो अभी तक नहीं होती थी। तो इसमें जो है ये आय विशिष्ट गणना है, क्योंकि किसी भी एरिया के जो है लोगों की इनकम क्या है, अभी तक हमारे पास इनकम से रिलेटेड अगर डेटा की बात करें तो जो पीरियोडिक जो लेबर फोर्स का जो डेटा था या आवधिक बल सर्वेक्षण डेटा था, वही इंपॉर्टेंट था और उसी से ही सारी प्लानिंग बनती थी। लेकिन इसके आ जाने से क्या है कि क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी। अब इसके महत्व की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से ही जैसे कहा था कि आय असमानता, आर्थिक गतिशीलता और संरचनात्मक बदलाव, इन सारे पहलुओं पर लेकर जो है सबसे सटीक आंकड़ा जो है इससे ही संभव हो पाएगा। अब केंद्र राज्य दोनों में नीतियों में जो अंतराल है उसको कम किया जा सकेगा और क्षेत्र विशिष्ट जरूरतों के अनुसार आगे नीतिगत कार्यक्रम बनाए जा सकेंगे और उनको लागू किया जा सकेगा और जो अंतराल है उनको दूर किया जा सकेगा। अब जो है अगर हम शॉर्ट में जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बारे में अगर देख लें कि ये कौन है, तो इसका काम जो है सिंपली नीति निर्माण में सहयोग देना, सामाजिक आर्थिक जो अंतराल है या उससे रिलेटेड जो प्लानिंग बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है, उसके रिलेटेड जो अपना स्टैटिस्टिकल डेटा या सांख्यिकी डेटा को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना और उसको प्रकाशित करना, जो कि समय समय पर ये करता रहता है, वही उसकी जिम्मेदारी है। ये दो शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है, जो कि एक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ और फिर दूसरा एनएसएसओ है जो अब एनएसओ हो गया है। तो एक आप याद रखिएगा सीएसओ हो गया और एक एनएसओ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों शाखाएं जो है अलग अलग रिपोर्ट निकालती हैं और अलग अलग डेटा आता है। और ये कभी कभी ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि किसी रिपोर्ट को दे देगा, अब वो बोलेगा कि सीएसओ द्वारा निर्गत की जाती है, लेकिन वो सीएसओ द्वारा नहीं की जाती है, एनएसओ द्वारा की जाती है। वो हम आगे अभी डिटेल में हम सारा बता देंगे, तो जिससे आपको याद रहे और एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। दोनों जो है सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ही है। तो सीएसओ एनएसओ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, इसको आगे अभी हम देख लेंगे कि कैसे आपको याद रखना है। अब जैसे एनएसओ द्वारा, पहले एनएसओ है को देख ली, एनएसओ कौन कौन से डेटा निकालता है, ठीक है। फिर उसके बाद सीएसओ, इसका जो है चार्ट बना लीजिएगा या फिर अपना जो नोट्स है उसमें इस चीज को डेटा को नोट कर लीजिएगा कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है ये एनएसओ निकालता है। एनएसओ के कौन कौन से हैं उनको पहले, ये रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बल और क्षेत्र एवं लिंग, ये सारी चीजें डेटा, ये जो पीएलएफएस डेटा है इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। ये किस प्रकार, इसने क्या क्या चीजें बेरोजगारी से संबंधित या श्रम बल भागीदारी या क्षेत्र और लिंग के आधार पर कौन कौन से डेटा थे, इवन पिछले वीडियो में हम इससे रिलेटेड डेटा पर भी जो है पूरा एक डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, उसको भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है, या उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। इसमें क्या है कि घरेलू व्यय पैटर्न पर जो है नजर रखी जाती है और उनको एनालाइज किया जाता है, जिससे जो है गरीबी का स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। ये जो है 2011 ही लास्ट हुआ था, उसके बाद अभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हुआ है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन सर्वे, ठीक है। इसमें जो स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास से संबंधित विषय शामिल होते हैं, जिनमें जो है लोगों की इन सेवाओं तक पहुंच, उनका उपयोग करने में समर्थता और उनकी जो है क्षमता, इससे संबंधित जानकारियां शामिल होते हैं। फिर इसमें आगे जो है कई मल्टी इंडिकेटर सर्वे भी निकालता है, जिसमें जीवन स्तर है या बुनियादी सेवाओं तक पहुंच है। फिर उसके बाद लोगों की स्थिति के बारे में जो है जानकारी के लिए इंडिकेटर का काम करते हैं, ठीक है। तो एनएसओ में ये याद रखिएगा कि किस तरीके पीएलएफएस डेटा निकालता है, हाउस होल्ड सोशल सर्वे निकालता है, फिर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे निकालता है। फिर जो बाकी इंपॉर्टेंट है वो सीएसओ में निकालता है। सीएसओ के आप जो है बहुत ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि सीएसओ में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जैसे जीडीपी से रिलेटेड डेटा है या आईआईपी है, इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स है या कंज्यूमर इंडेक्स है, ये सारा जो है सीएसओ निकालता है, ठीक है।
तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें आपको जैसे हमने पहले बताया तो जब कोर इंडस्ट्री की बात कर रहे थे तो उसमें ये याद रखिए कि अब ये सारे सीएसओ निकाल रहा है, ये इस मिनिस्ट्री का है, लेकिन जो आपका कोर क्षेत्र से संबंधित डेटा है कि कोर क्षेत्र के जो उद्योग है उनकी स्थिति क्या है, जो उसको सूचकांक के बारे में बताया था या उसकी रिपोर्ट के बारे में, तो वो कौन निकालता है? वो कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री निकालती है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो मिनिस्ट्री कौन कौन सी रिपोर्ट निकालती है उसको भी नजर में रखिएगा। अब इसमें क्या है कि अब सबसे पहला रिपोर्ट जो सीएसओ निकालता है वो सकल घरेलू उत्पाद निकालता है। ठीक है, कि उसका जो एक अनुमान क्या है कि कितने परसेंट, जैसे आप लोगों ने अक्सर न्यूज में देखा होगा कि कितने परसेंट जो है अभी देश की विकास दर रहने वाली है, इससे समय समय पर निकालता है। और ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय है, दोनों पर निकालता है, स्थिर और वर्तमान मूल्य यानी बेस रेट पर और जो करंट वैल्यू है उन दोनों पर, जो त्रैमासिक यानी 3 महीने में और वार्षिक अनुमान दोनों निकालता है। ठीक है, ये डेटा याद रखिए। फिर उसके बाद जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में बात करें तो ये जो है विनिर्माण, खनन, बिजली जैसे क्षेत्रों को मॉनिटर करता है। इसमें वस्तुओं की गणना की जाती है जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होती हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है, तो उससे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो डेटा आता है। फिर उसके बाद आता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि खुदरा कीमतों के आधार पर होता है। ठीक है, इसमें जो है खुदरा कीमतों पर अगर गणना की जा रही है तो हमें जो है इन्फ्लेशन रेट की एक्चुअल में गणना की मतलब एक रिपोर्ट मिलता है या अंदाजा मिलता है कि एक्चुअल में मुद्रास्फीति की दर क्या चले। फिर उसके बाद क्या, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण या एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी क्या है कि पंजीकृत जो रजिस्टर्ड कारखाने हैं इनके पास, मिनिस्ट्री के पास, इसमें जो है रोजगार, उत्पादन या निवेश की क्या स्थिति है और इनके जो है वर्तमान स्थिति क्या है, किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी जो है सारी रिकमेंडेशन भी देते हैं, डेटा भी देते हैं, और जो कि डेटा एनालाइज्ड रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद इससे अगर इंपॉर्टेंट अन्य प्रमुख रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये एक इकोनॉमिक सेंसस भी निकालते हैं, जो उद्यमशील इकाइयों को शामिल किया जाता है, यानी जो कार्यशील इकाइयां होती हैं, चाहे इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र या गैर कृषि क्षेत्र, सभी को इसमें डेटा रहता है, सिर्फ फसल क्षेत्र, फसल उत्पादन को छोड़कर, जो कि कृषि से संबंधित डायरेक्ट हो जाता है। यानी जो प्रोसेस्ड इकाई हैं, जो प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग इकाई हैं, जैसे अमूल है या डेयरी मिल्क है, इनको भी शामिल किया जाता है, लेकिन सिर्फ फसल उत्पादन संबंधित क्षेत्रों को छोड़कर। यानी कि इसमें जो है सारी उद्यमशील इकाइयों यानी सारी इंडस्ट्रीज के डेटा एकत्रित किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या नागरिक पंजीकरण प्रणाली। इसमें जो संघ राज्य क्षेत्रों में जो जन्म हुए हैं या मृत्यु हुई है, जो उनकी संख्याओं को रिपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो है मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर या मातृत्व मृत्यु दर, या ऐसे जो है डेटा को जानने के लिए, और फिर किस प्रकार जो है जन्म स्तर की या जन्म दर की प्रवृत्ति क्या चल रही है, ऐसे डेटास के लिए ये महत्वपूर्ण सहयोगी होता है सरकार के लिए, जिससे आगे की नीतियां बनाई जा सके। फिर उसके बाद आया घरेलू आय सर्वेक्षण, जिसके बारे में ये टॉपिक है, जिसके बारे में हम बात करें। इसमें क्या है, डायरेक्टली जाके जो है सभी घरों के डेटा जो है कलेक्ट किए जाएंगे, जो कि सबसे पहली बार हो रहा है और 2026 में होगा, और इसके द्वारा सरकार को अपनी नीतिगत तैयारियां और स्कीम को बनाने और उनको लागू करने और लागू की कार्यप्रणाली में उन संरचनाओं को शामिल करने के लिए जो कि एक्चुअल में ज़रूरत है। इसमें देश स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर, ज़िला स्तर पर और अलग अलग जोन स्तर पर अपनी नीतियों को बनाने में और उनको लागू करने में आसानी होगी, जिससे जो एक्चुअल में गरीबी को दूर किया जा सके, बेरोजगारी को दूर किया जा सके, और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर जो 5 ट्रिलियन का सपना है उसको पाया जा सके, अपने एसडीजी या सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, और जो सरकार का एक समावेशी विकास या जो प्रियम्बल या प्रस्तावना में जो शामिल किया गया उद्देश्य, उसकी पूर्ति की जा सके। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कल 25 जून को। फिर अभी तक के लिए धन्यवाद।